आई थिंक चैप्टर नंबर 6 का सेकेंड पार्ट जो एमसीक्यू का है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ पार्ट 1 देखा था चैप्टर 6 का। अभी आज जा रहे हैं हम आगे। चलो देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो तो लास्ट टाइम भी हमारी चर्चा हुई थी। एंडोथर्मिक, उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक, उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये चीज़ है हमारी दोस्तों, तो सीधी सी बात है। तो एंडोथर्मिक वर्ड आया, इसका मतलब उसका जो डेल्टा एच है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। और हमने एक ग्राफ देख के बताया था, आपको याद है? ग्राफ वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वर्सेस रिएक्शन क्वोशंट बोलते हैं उसको। यहाँ पे रिएक्शन में इनिशियली रिएक्टेंट होते हैं, फिर इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। अब उनकी एंथैल्पी की बात की जाए कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, ये रिएक्टेंट की है, उसको एचआर बोलते हैं हम। फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ना, दो रिएक्टेंट, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ से ऊपर तक जाएगा ना तो इंक्रीज होगी, और वो इंक्रीज होके मैक्सिमम बनती है, मैक्सिमम यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, और वो फिर इंटरमीडिएट टूटने का काम करता है, और टूट के वापस वो मॉलिक्यूल अलग अलग अपने डायरेक्शन में जाते हैं। तो उस टाइम वापस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होके प्रोडक्ट की एनर्जी हमें मिलती है। ये है सपोज। तो आपने अगर इसको यहाँ तक लंबा दिया और इसको मेज़र किया, तो पहले जो था क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट उससे प्रोडक्ट का ज़्यादा मिली, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, डेल्टा एच बढ़ गया। तो डेल्टा एच बढ़ गया, इसका मतलब पॉजिटिव मिलता है। अब यही ग्राफ, अगर यही ग्राफ आगे की ओर लंबा के हम इसको यहाँ तक खींच लेते हैं, ये यहाँ, तो आपने देखा तो ये प्रोडक्ट का तो कम हो गया ना। तो यहाँ पे अगर ग्राफ आएगा, ये भी एच पी ही है, लेकिन ये क्या है, एक्सोथर्मिक के लिए है, और ये क्या है, एंडोथर्मिक के लिए है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। आगे जा रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। बताओ दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन किसके बीच में होता है? पहली बात, सर इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसिड, और दूसरा बेस। ये दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा तो रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ये पता है। तो अब यहाँ पे NH4OH, जिसका नाम है NH4 का मतलब हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एसिटिक एसिड। तो ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है, तो ये भी हमें न्यूट्रलाइजेशन देगा, यस। इसकी बात कुछ कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये बेस है, और ये क्या है, एसिड है, और NaOH एंड HCl। दोस्तों एक चीज़ है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कोई भी एसिड, किसी भी एसिड को आप रिएक्ट करवाते हो, किसके साथ, बेस के साथ, MOH के साथ। तब क्या होता है, इसमें से M प्लस और X माइनस बन के MX बनता है, प्लस वाटर। ये पानी कितना मिलता है, दैट इज इट्स न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। वही उसकी रिएक्शन एंथैल्पी को न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बोलता है। इट इज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ H2O। न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ ये ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, हम अगर इसी कॉन्सेप्ट को आके ले जाए और आपको समझाने का ट्राई करें, तो क्या होगा, यहाँ पे ये NH4OH में ये OH माइनस है और ये H प्लस बनेगा। तो दोस्तों H2O तो बनेगा, लेकिन आपको पता है
कि ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो WB है। WB मतलब क्या, बेस तो है लेकिन W है, वीक बेस। और ये आपका जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है, 5% जितना होता है। तो इसमें से पानी का जो मिलने की बात है, इसमें H+ और OH- का जो है मिश्रण ही कम होने वाला है, आयन ही कम मिलने वाले। तो इसीलिए इसमें पानी कम मिलेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी भी कम मिलेगी। ये भी कौन हो गया, वीक बेस, लेकिन ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया? मैं देख लेता हूं यहां पे WA का मतलब क्या, वीक एसिड। WB का मतलब क्या, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें कर सकते हैं इसको NaOH जो है इसमें OH- और H+ मिलेगा, तो ये भी हमें वीक एसिड है, ये तो एसिटिक एसिड हम खा सकते हैं, लेकिन ये NaOH को कभी टच नहीं कर सकते, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। आगे जा रहे हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आपको पता चलेगा कि किस में ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है, तो आपका आंसर डी रहेगा। भाई समझ में आया हो तो यस सर, डी आंसर राइट है ऐसा बोल के आगे बढ़ाओ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें भी किया था कि भाई कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, ये किया था हमने, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। हमने किया था दोस्तों कि भाई कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन मतलब C+O2 गिव CO2, उसकी एंथैल्पी क्या थी, डेल्टा H CH इज इक्वल टू व्हाट, -395.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा, हाइड्रोजन H2 का कंबशन अगर करना है तो O2 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या करना होगा, H2O डेल्टा CH इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू इज -284.8 किलो जूल पर मोल। और आगे बढ़िए, मीथेन का कंबशन है ये, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। उसका एंथैल्पी क्या दिया हुआ है, कंबशन एंथैल्पी -890.4 किलो जूल पर मोल। बैलेंस करना है इसको, सबको बैलेंस तो करना पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन CO2 सही है, ये बैलेंस है, H2O2 1/2 H2O कर लेते हैं, ये भी सही है। और ये क्या है, कार्बन जो है एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसको क्या कर ले 2H2O, है ना। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन टोटल प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 × 2 = 4, तो 2O2 करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसका वैल्यू सबका मिल गया है हमें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यस वेरी गुड। तो दोस्तों ये तो कंबशन एंथैल्पी है, मतलब इट इज ऑल्सो रिएक्शन एंथैल्पी। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा H RH इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा FH0 ऑफ CO2, सिग्मा सॉरी CO2 नहीं, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH0 ऑफ रिएक्टेंट। याद आया, माइनस आता था कि प्लस आता था, आई थिंक माइनस आता होगा, है ना। यस, HP माइनस HR, उसमें सिग्मा डाल देना है सिर्फ बस। चलो प्रोडक्ट में क्या है दोस्तों, तो सिग्मा FH0 ऑफ CO2 हो गया ये, +2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ H2O, चलेगा, ये प्रोडक्ट है ना दोनों।
अब इसका पूरा माइनस डेल्टा FH0 ऑफ CH4 वो 1 मोल है प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ O2 ये हो गया दोस्तों। अब आपके पास इसमें से कौन सी चीज है, अगर हम इसको देखते हैं तो चलो ये डेल्टा CH था, डेल्टा RH बोल सकते हो ना, जो रिएक्शन ये लिया आपने उसका यही डेल्टा RH हो जाएगा -890.4, यस और नॉट। चलो फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये क्या है सर, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है लेकिन यहाँ पे कंबशन लिखा है। दोस्तों कंबशन तो कार्बन का है, लेकिन हुआ क्या है, CO2 फॉर्म भी हुआ है यहाँ पे, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2। आपके पास शायद कैलकुलेटर होगा तो आप लोग रेडी ही रहोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाइड्रोजन वाला 1 मोल ही बन रहा है तो ये भी फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड बना ना, एलिमेंट में से कंपाउंड बनता है तो उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोली जाती है, तो वही हो गई। तो माइनस व्हाट, माइनस 284.8, कुछ समझ में आया दोस्तों। माइनस CH4 का कितना है दोस्तों, ओ सर ये तो फाइंड करना है हमें, है ना, क्योंकि ये कंबशन हुआ मीथेन का, तो आपको प्रोडक्ट में मिला है CO2 एंड H2O, तो आपको ये फाइंड करना है, ये रिएक्शन का तो इसका मिल गया, तो यही तो हमें फाइंड करना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ O2 दिया है, ओ ये भी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, ये कैसे मिल सकता है दोस्तों, किसी को इसका रास्ता पता है तो बोल दे मुझे। टीशा एब्सोल्युटली राइट, इसका 0 आएगा, क्योंकि भाई ये भूल जाते हो आप लोग, इट इज़ नॉट फेयर। डेल्टा FH0 या तो डेल्टा H0 ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज 0, तो ये चीज़ भूलना नहीं है दोस्तों, ऐसे एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। चलो अब इसका पहले तो क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लीकेशन करो तो 284.8 मल्टीप्लाई 2 569.6 आया, प्लस मतलब वो माइनस आया होगा तो फिर से इसमें ऐड करना है हमें 395.5, कितना आ रहा है, -965.1 इतना आया दोस्तों, माइनस डेल्टा FH0 ऑफ CH4 चलेगा, चलाना पड़ेगा। तो अब देखो इधर, इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, डेल्टा FH0 ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या, देखो इसको उस साइड ले गए हम तो ये वाला 890 वाला इस साइड आएगा, -965.1 प्लस 890.4, चलो अब कितना है, -74.7 किलो जूल पर मोल, यही हो जाएगा अपना फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। कुछ भी ज़्यादा इसमें करना नहीं है आपको, ये जो दो वैल्यू दी हुई है तो ये समझना है कि यही वैल्यू इनके क्या है, फॉर्मेशन एंथैल्पी है, तो आपको इजीली ये फॉर्मूला से ही आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल वाटर फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम टू वाटर है, अच्छा 1 मोल वाटर था तो पानी लिया था आपने लिक्विड में, उसको आपने गैस में कन्वर्ट कर लिया, यस और नॉट, वेपराइजेशन किया, तो टेम्परेचर कितना रखा था आपने, 393 केल्विन टेम्परेचर, तो डैश जूल एंट्रोपी फाइंड करना है डेल्टा एस, लेकिन आपको डेल्टा एच वेपर दिया है,
तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका दोस्तों? यस यस यस, अब देखो मैं बता देता हूं। आपने सुना होगा डेल्टा एस वेपर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपर अपॉन टी, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है? तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही वैल्यू जो है आपकी वो यहाँ पे रख सकते हैं हम। लेकिन आपने ये वैल्यू देखा, डेल्टा एच वेपर क्या है? 2.256 किलो जूल पर ग्राम है। आपने कितना पानी लिया है? 1 मोल। तो आपको डेल्टा एच वेपर फॉर 1 मोल फाइंड करना होगा, यस और नॉट? तो हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम मीन्स 2.257 किलो जूल, देन 18 ग्राम, हाउ मच? 18 मल्टीप्लाई 257, चलो कितनी हो रही है? मल्टी 18 मल्टीप्लाई 2.257, 4626, आई थिंक इतना आ रहा है ना, किलो जूल। फिर भी हमें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है वी हैव ए नो चांस टू गेट आंसर। अच्छा देख लेते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं। 40.626 डिवाइड बाय 373, चलो कितना आंसर आया? 0.1089 आया दोस्तों, इतना किलो जूल पर मोल, यस और नॉट? केल्विन, क्योंकि ये क्या है? एंट्रोपी है। तो 108.9 जूल पर केल्विन इंटू मोल हो जाएगा। तो आपको इधर किस में मांगा है? देखो तो इधर ये भी देखो, जूल पर केल्विन मांगा है ना। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये फॉर्मूला से तो यही आता है, तो ये तो मैच ही नहीं होगा। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा इसमें? सी आंसर रहेगा दोस्तों, यस और नॉट? यस। चलो आगे जा रहे हैं हम। रेडी? नेक्स्ट, डैश इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं आपसे आंसर चाहूंगा ये, चलो आप बताओ। है? डू यू नो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऐसे ही गप्पा मार के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव? आई थिंक आपको शायद पता होना चाहिए। बोलो दोस्तों, किसी को पता है किसी एक का वैल्यू? मतलब वो मैं बताता हूँ, चलो एक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा? नो वन नो? यस, टीशा बोल रही है डिपेंड ऑन साइज अमाउंट। तो मैं बता देता हूँ, डिपेंड ऑन मास, proportion, amount, that is called extensive, not depended on proportion or amount। मतलब क्या?
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक सीधी सी बात। मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये Fe, और ये Fe का टुकड़ा है ना। अब इसका मास और इसका मास सेम होगा। उल्टा हो गया क्या? यस, उल्टा हो गया। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन का मतलब होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को समझ में आ रहा है? तो नॉट डिपेंड ऑन द मास। अब मुझे बताओ, इसका मास सपोज 1 kg है, तो इसका मास क्या होगा? 1 kg ही होगा। सर इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा लग रहा है, तो ये 4 kg अराउंड होगा, क्योंकि 4 गुना लग रहा है। यस और नॉट? तो क्या मास आपका जो है वो प्रोपोर्शन पे डिपेंडेड है? तो है, तो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सपोज आप मेजर करोगे तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब मिला, अगर ये क्यूब था तो इसका कितना मिलेगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा सपोज। तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम जो है इट इज नॉट डिपेंड ऑन, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आगे जा रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। तो मुझे आप लोग बताओ, डेंसिटी क्या डिपेंड है? वाटर की बात कर रहा हूं मैं। वाटर, ये पूरा टंकी भरा था 1000 लीटर का, ये 1 लीटर का है, और ये 1000 लीटर का टंकी है। इसका पानी वाटर वो है 1 लीटर। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, इसका डेंसिटी कितना है? 1 ही होता है। लेकिन इसका वाटर डेंसिटी कितना है? 1000 लीटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा? दुनिया में कहीं पे भी जाओगे, पानी का डेंसिटी ऑलवेज 1 होता है। तो वो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या तो सब्सटेंस। सो इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? और एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड करता है ऐसा। एक मिनट। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम पूरा उल्टा ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार लेना पड़ेगा हमें सब जगह पे। कहाँ कहाँ वो चेंज करेंगे हम, दिखा देते हैं आपको। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव तो डिपेंड ऑन द मास, इंटेंसिव है तो नॉट डिपेंड ऑन द मास। ओके, तो अब आपका आंसर क्या आएगा इसमें? चलो आंसर तो बहुत सारे आ जाएंगे। आपने एंथैल्पी की बात मैं पूछ रहा हूं आपको, तो ये मास क्या हो जाएगा? डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन मतलब क्या? एक्सटेंसिव ही होगा ना, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम ऑल्सो एक्सटेंसिव, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव। अब एंथैल्पी की बात मैं पूछ रहा हूं, एंथैल्पी का अमाउंट आपने कभी भी लिया है तो किस में लिया है वैल्यू?
किलो जूल पर मोल, इसका क्या मतलब? क्या मतलब हो जाएगा? पर मोल को मोल पे डिपेंड है। अब मोल पे डिपेंड है तो मतलब अमाउंट पे भी डिपेंड हो जाएगा ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो उसमें भी एग्जांपल है आपके। तो ऐसे ही आपका ये इंटेंसिव है, तो आपको शायद यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिव देना चाहिए, तब आपका आंसर सी सही रहेगा। सब उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर दिया ना हमने। नेक्स्ट जा रहे हैं। फॉर द रिएक्शन दिस C3H8, मतलब ये है प्रोपेन, 3 कार्बन है, CnH2n+2, 5 ऑक्सीजन के साथ उसको कंबस्ट करेंगे तो 3Cl2 मिल रहा है। हाँ हाँ, Cl2 कभी नहीं मिलता, CO2 होता है इधर। क्या होता है? CO2। ओके, तो अब आगे जा रहे हैं हम। डेल्टा H एंड डेल्टा K, ये डेल्टा K मतलब क्या है पता है? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो अगर डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT आप लिख सकते हो इधर, यस और नॉट? अगर आपने यहाँ पे डेल्टा NG लिखा तो मुझे बताओ कि ये डेल्टा NG कितना हो सकता है? यहाँ पे तो ये तो लिक्विड है और ये क्या है? गैस। तो 3 माइनस ये 5 तो गैस है और यहाँ पे 1 है ना, तो 6 इज इक्वल टू -3 माइनस 3RT। कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? बी। डैश हैज गिवन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये फॉर्मूला देने वाला कौन है? फेराडे है, किरचॉफ है, आइंस्टाइन है, कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज है? ये G है, तो ये भी G है, और गिब्स का फॉर्मूला है, ये तो पता है हमने, क्योंकि G को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो यह गिब्स ने दिया है, उसका पूरा नाम क्या हुआ? गिब्स हेल्महोल्ट्ज। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। Who know the adsorption of gas? किसी को पता है दोस्तों एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस कैसे होता है? एड्सॉर्प्शन होना इसका मतलब क्या? अगर हमने ये कोई मेटल लिया है निकल जैसा, अगर यहाँ से कोई गैस आता है NH3, सपोज अमोनिया, तो इसके सरफेस पे आके बैठता है। कहाँ बैठता है? सरफेस पे आके बैठता है, अंदर नहीं जाता, अंदर निकल के अंदर नहीं जाता, लेकिन सरफेस पे ही रहता है अगर वो, समझ लो ऐसे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। दोस्तों कुछ समझ में आया? अब आपको क्या पूछ रहा है? तो देखो ऑन सॉलिड, तो सॉलिड में मैंने क्या लिया? निकल, और गैस में मैंने क्या लिया? NH3। एडजॉर्प्शन हुआ मतलब वो आके बैठा। तो अब चेंज इन एंट्रोपी, पहले क्या थी? यहाँ पे एंट्रोपी थी, और आप सोचो यहाँ बैठने के बाद की एंट्रोपी, मुझे बताओ क्या हुआ डिफरेंस? बढ़ा या कम हुआ? ये रिएक्टेंट था पहले, बैठने के बाद हम बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट बन गया। तो अब मुझे बताओ इसमें एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है? SP एंड SR में किसकी ज़्यादा है दोस्तों? सिंपल है ये,
SR की ज़्यादा है। वेरी गुड। SR मतलब क्या? एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंड SP मतलब क्या? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। जो बच्चों को पता नहीं कि एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, तो वो होता है S। तो वो डिक्रीज हुई दोस्तों, देखा ना आपने? क्योंकि सर यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे घूम रहे थे, लेकिन एक जगह पे आके अच्छी तरह से लाइन में बैठ गए, मतलब एंट्रोपी कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा डिक्रीज। व्हेन 1 मोल Zn पाउडर इज रिएक्टेड विथ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, Zn पाउडर is reacted with sulfuric acid in a bomb calorimeter, तो ZnSO4 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? तो अब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आपने सिस्टम जो लीव रखी है वो कैसी होगी? आइसोलेटेड सिस्टम होगी, है ना? और वो क्लोज सिस्टम है। अगर आपने क्लोज वेसल लिया है तो समझ लो कि भाई जनरली क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो एक्सो होगी कि एंडो होगी? तो ये होगी एक्सोथर्मिक। समझ लेना, अगर ये एक्सोथर्मिक हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा यू, जैसे डेल्टा एच को नेगेटिव बोलते हैं ना, वैसे डेल्टा यू को भी हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारे ये दो आंसर आ सकते हैं। दूसरी चीज, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर और ये क्लोज वेसल है, तो यहां पे आपका वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट, है ना? क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर और क्लोज वेसल है, इसीलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो W इज इक्वल टू तो P डेल्टा V है। तो आपका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनली सब में वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो W का वैल्यू क्या रहेगा? 0 हो जाता है। रेडी? तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल HCl and dilute KOH is कितनी है दोस्तों? देखो दोस्तों, HCl एंड KOH लिया है, यहाँ पे सर डाइल्यूट वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे 1 मोल यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे? आपको तो ये देखना है ये दोनों कैसे है, स्ट्रॉन्ग है कि दोनों वीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, क्या चीज़ है दोस्तों? तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जो न्यूट्रलाइजेशन होगा अभी, और न्यूट्रलाइजेशन होता है तो KCl प्लस वाटर मिलता है। वाटर अगर 1 मोल मिलता है तो समझ लो 56 किलो जूल जितनी एंथैल्पी हमें मिलती है। न्यूट्रलाइजेशन में उतनी ही मिलती थी ना हमें। चलो कोई बात नहीं, वो है ही नहीं, लेकिन 56 जितनी एंथैल्पी हमें मिलती है। इफ
इफ के इज लेस देन 0, तो डेल्टा जी क्या होगा दोस्तों, बता सकते हो आप लोग? नहीं सर, हमें नहीं पता चल सकता ये। चलो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी 0 -2.303 आर टी लॉग के, ये फॉर्मूला तो सबको दिमाग में रट दिया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशन है वो। इफ के इज ग्रेटर देन 1, सुन लो, अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ये लॉग के का वैल्यू क्या होगा? सो लॉग के इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्योंकि समझ लेना दोस्तों, आप कैलकुलेटर से लॉग तो फाइंड कर सकते हो, 1 से बड़ा ले लो तो ऑलवेज आपको, नहीं ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव मिलता है तो उसके साथ आर टी तो दोनों पॉजिटिव ही है, 2.303 भी पॉजिटिव है, लेकिन उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो डेल्टा जी 0 इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो रिलेशन ऑफ के साथ डेल्टा जी को अगर करोगे तो इफ के इज ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा जी इज लेस देन 0, और ऐसा रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं। ओके, इफ के इज लेस देन 1 सो लॉग के इज लेस देन 0। अगर आपको सोचा, ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, 0.01 या 0.1 ले लो, उसका लॉग फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, -2 जितना मिल रहा है, देखो तो, कोई बात नहीं बाद में देखना मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0, और इसीलिए अगर लेस देन 0 मिलेगा तो लॉग के का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, और ये नेगेटिव आगे वाले नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट बिकम ग्रेटर देन 0। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस बनता है। ओके, और इफ के इज इक्वल टू 1 तो लॉग के इज इक्वल टू, क्योंकि अगर के का वैल्यू 1 रख दिया तो लॉग के का वैल्यू लॉग 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? नहीं नहीं 1, सॉरी, लॉग 0, लॉग 1 का वैल्यू, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 0 आता है, तो इसीलिए डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसा तो कहीं पे सुना है ना आपने? तो चलो आपका आंसर क्या रहेगा, आप बताओ मुझे। यस, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो शायद पता होगा, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? दोस्तों, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड। आपने देखा है स्पॉन्टेनियस के लिए हमने ऐसा लिखा था, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0 एंड के इज ग्रेटर देन 1। ये तीन कंडीशन अगर आपके पास है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रेटर देन 0 बनेगा कि लेस देन 0 बनेगा वो। चलो समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, तो सर ये सिस्टम का बोला है, तो डेल्टा एस टोटल का मतलब तो क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो अकेले सिस्टम से आप
रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो प्रूव नहीं कर सकते। ओके, पहला गलत है। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज, स्पॉन्टेनियस के लिए इंक्रीज होता है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीज होना चाहिए, इसीलिए ये भी गलत हो गया, बाकी वो सही है। टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ये डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज नेगेटिव। नो सर, ग्रेटर देन जीरो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यस सर, यही सही आंसर लग रहा है हमें। तो क्लियर है ये दोस्तों, आप सबको पता चला ये कैसे हम कर रहे हैं। वो नेक्स्ट पे जा रहे हैं। 723 किलो जूल पर मोल हीट इज रिलीज व्हेन द 1 मोल ऑफ इथेनॉल combust in the presence of O2. What amount of heat is enlist of 1 mole of O2 is used? ओ सही है भाई, क्वेश्चन तो बढ़िया पूछा है इसने। आपको मिथेनॉल को जला रहे हो, चलो जला देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बैलेंस जब कर रहे हैं तो ये 2 मोल हो जाएगा और ये 2 मोल हो जाएगा। मिथेनॉल, यस यस यस, गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई। तो इट इज योर मीथेन। किसी को मिथेनॉल का फॉर्मूला पता है भाई? वेरी गुड, CH3OH प्लस O2, चलो क्या मिलेगा हमें, योर कार्बन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी हो गया, हो गया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, बैलेंस करना मिलेगा। तो देखो दोस्तों, 1 मोल मिथेनॉल लिया है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पानी कितना, 2 मोल हो जाएगा ना, कि 4 हाइड्रोजन है। तो सामने ऑक्सीजन भी 4 ही है, नहीं है सर। तो इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधा मोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आधा कैसे कर सकते हैं सर, 3/2 करना पड़ेगा ना, है। चलो बैलेंसिंग का समझ में आ रहा है, इसको मुझे 3/2 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सर डबल कर तो न चलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना बोला है, 1 मोल, इसीलिए 1 मोल ही रखा है हमने। इसकी कंबशन एंथैल्पी कितनी हो रही है दोस्तों, डेल्टा CH0 इज इक्वल टू 723 किलो जूल पर मोल, 1 मोल का इतना है। तो दोस्तों वो क्या बोल रहा है, उस टाइम कितना कंबस्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 3/2, मतलब डेट 1.5। तो अगर 1.5 मोल मतलब 3/2 मोल O2 is used, then combustion enthalpy is kilojoule, yes or not? Then for 1 mole O2 use how much? तो 723 multiply by 1 divide by 1.5, क्या आंसर मिला आपको, 482 आई थिंक किलो जूल। तो आपका आंसर ये सही रहेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना बेटा, मिला ना सबको आंसर वो। ओके, थैंक यू दोस्तों। Hess law of integrate enthalpy is really related to चेंज इन, चलो हैश लो है वो एंथैल्पी के साथ रिलेटेड तो है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेहर्स लॉ किस पे डिपेंड है? सर यस यस टीशा एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि भाई इसमें क्या हुआ कि आपको पता है हेस लॉ, टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द summation of the enthalpy change of the other any all steps। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ही इसके साथ मैच हो रहा है ना? तो इसीलिए डेल्टा ए एच वाला ही सही रहेगा। फॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू 3, डेल्टा एस इज इक्वल टू 10, तो व्हाट टेम्परेचर दैट विल स्पॉन्टेनियस, कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए आप यह भी सोच सकते हो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच जी माइनस टी डेल्टा एस, और एक सीधा सादा फॉर्मूला आप ये भी ले सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है पता है किसी को? ये दोनों फॉर्मूला में सर अगर मुझे ये टेम्परेचर फाइंड करना है तो मैं क्या इसमें डेल्टा एच लिख दूं और इसमें ये लिख दूं तो मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी तो दी नहीं है, लेकिन दोस्तों गिब्स फ्री एनर्जी नहीं दी है इसीलिए हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की एक वैल्यू तो होती ही है, कौन सी? जीरो। कब? एट इक्विलिब्रियम। ऐसा करके हम डेल्टा जी को जीरो ले लेते हैं तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो क्या ये फॉर्मूला मिल गया? समझ में आया? तो ये दोनों फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हमें टी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच 3 किलो जूल है तो 3000 लिख लेते हैं, और ये तो 10 ही है तो क्या मिला आपको? 300 केल्विन। तो कौन सा आंसर आएगा? अभी आपने गलती कर दी टीशा विशाखा, कैसे बताता हूं मैं। यस अब बदल दी, गलती सुधार भी दी। क्योंकि यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस करना है, इक्विलिब्रियम में थोड़ी रखना है, आगे बढ़ाना है। तो हो सके ऐसा डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना होगा, लेस देन मतलब नेगेटिव बनाना होगा। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए अब टी का वैल्यू आपने 300 लिया है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एच सेम हो जाते हैं, तभी तो डेल्टा जी जीरो मिलता है। तो टी का वैल्यू 300 से थोड़ा ज्यादा, जितना भी ज्यादा होगा वही आपका आंसर रहेगा आपका स्पॉन्टेनियस होने के लिए। है ना बढ़िया क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? दोस्तों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके रिलेटेड में है? भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, और वो हमारा जो आपका थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट जीरो लो है ना, जीरो, उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं आप। तो दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम। डू यू नो थर्मल इक्विलिब्रियम? नहीं। आप बीमार हो जाते हो, सपोज फीवर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले के जो डॉक्टर थे
आप अपने मम्मी पापा को पूछना। पहले के जो डॉक्टर थे उनके पास अगर जाते थे हम कि डॉक्टर साहब फीवर हो गया है, तो वो हमें टच करके मतलब बताता था कि भाई आपको कितना फीवर है, कितना डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसी गोली दे देता था, 2 टाइम ये ले लेना सुबह शाम, 1 दिन 2 दिन, और ज़रूरत पड़े तो तीसरे दिन, फिर वापस मत आना। सुमित बोल रहा है हाउ। तो अगर किसी को आप किसी के गाल पे हाथ रख लोगे जिसका फीवर है वो, हाँ, तो क्या होगा, आपको गर्म लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर को तो पता चल जाता है कि इसको कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा बुखार है कि कम है। तो ऐसी 3-4 गोली से ही वो बुखार ठीक हो जाता था। अगर आज के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, ओहो, थर्मोमीटर डालेगा। आपने वो थर्मोमीटर देखा है? इसमें ऐसा कुछ भरा होता है, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये थर्मोमीटर में ऐसे ऐसी लाइन होती है, समझ में आया कि नहीं? तो आपके मुंह के अंदर जितनी गर्मी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मर्क्यूरी रहता है, हमारा केमिस्ट्री वाला, और वो मर्क्यूरी की ऐसी टेंडेंसी है, एक ही मेटल ऐसी है कि जो टेम्परेचर देने से उसकी साइज बढ़ती है। सिर्फ एक ही मेटल है मर्क्यूरी, जिसको टेम्परेचर दोगे तो उसकी क्या बढ़ेगी, साइज बढ़ती है, और उसका यूज़ करके इन्होंने थर्मोमीटर बनाया है। समझ में आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर गया है, 98 होना चाहिए। ओहो, 101 डिग्री है। डिग्री होता है ना सेल्सियस, पागल लोग, ये फ़ारेनहीट में होता है, डिग्री फ़ारेनहीट। तो ऐसा टेम्परेचर मेज़र करते हैं। कब तक जाता है ये लाइन ऊपर, ऐसे टूट के बाहर आ जाए तब तक नहीं, जब तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर और ये जो आपका मर्क्यूरी है उसका टेम्परेचर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाता, तब तक ये सिस्टम होती रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं, थर्मल। ऐसा दूसरा एग्जांपल, मेरे पास ये आयरन रोड है जो हॉट है। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरा आयरन का रोड टच करके रख देता हूं। वो क्या था, कूल था। समझ में आया? अब दोस्तों क्या होगा, ये टच करके रखा है हमने, तो इसमें से हीट इसमें जाएगी, है ना? तो ये धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, और क्या होगा, ये पूरा ठंडा हो जाएगा और ये पूरा गर्म हो जाएगा। पागल लोग, ऐसे थोड़ी होता है। क्या होगा, जब दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। सो हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोबैरिक। सीधी सी बात है, आइसो मतलब सेम, बैरिक बार, बार किस में आता है, प्रेशर में। तो प्रेशर आइसो होता है मतलब इनिशियल कंडीशन, और लास्ट कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है। समझ में आया? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा पी इज 0, क्योंकि आपको पता है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दोनों का अगर सेम है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप लोग बताओ मुझे, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या सही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर स्पॉन्टेनियस है तो आपको ये पूरा नेगेटिव बनाने की सोच है, ये दोनों का समेशन नेगेटिव बनाना है आपको,
तो दोस्तों क्या करोगे ऐसा कि ये दोनों नेगेटिव बन जाए? ये तो नेगेटिव होना चाहिए, यस और नॉट, है ना? लेकिन डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव मिलेगा और ये भी नेगेटिव, तो दोनों का समेशन ऑल्सो नेगेटिव मिलेगा। और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा एच ऑल्सो नेगेटिव और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताओ जल्दी से, है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये खुद आप करना। हमने इसका एग्जाम्पल किया, पता है आपको? पहला वाला हिस्सा का 1 से 5 में ही था कुछ, कि हमने क्या किया, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना? और वो सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है आपको, ये कंबशन है, ये इसका फॉर्मेशन है, तो ये तो दिया ही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इसका कंबशन भी दिया है, देखो, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आप कर सकते हो दोस्तों, बढ़िया से करना, मजा आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एंट्रोपी? लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसको करना है, कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम एंट्रोपी? भाई ये बेचारा लिक्विड होता है, ये बेचारा सॉलिड होता है, ये नाइट्रोजन तो लिक्विड लिया है और ये गैस लिया है। तो एंट्रोपी के लिए आपके सर ने आपको बताया होगा, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस अगर जाओगे तो एंट्रोपी इंक्रीज। और आपके सर ने ऐसे भी बताया होगा, अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज। और एक चीज वो भी बताई होगी, टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। ये भी बताया होगा, टेम्परेचर डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज। चलो समझ में आया बेटा आपको? तो हमारा गैस बेचारा गैस गैस हो जाता है, एंट्रोपी बढ़ा देता है। चलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डैश इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो अब वो स्पॉन्टेनियस कब हो सकती है? डेल्टा जी ग्रेटर देन हो तब? नहीं, लेस देन होना चाहिए। ये तो है ही उसका, इससे नहीं चलेगा ना। अब आपको ये दो ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा डेल्टा एस का वैल्यू, तब आपका स्पॉन्टेनियस बनेगा। एक ही चीज कैसे घुमा फिरा के आ रही है? तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट, जैसे हमने आपको बता दिया वैसे, तो ये आपका सी ऑप्शन सही रहता है। समझ में आया दोस्तों? हेलो, रेडी? मन नहीं करता कि हम इसको क्या करें, स्टॉप करें, लेकिन टाइम हो चला है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द आइस एट 8 डिग्री सेल्सियस? भाई फ्रिज है आपके घर पे, तो खोलो उसको और उसमें से आइस निकालो, और वो आइस को, ये फ्रिज में था तो 0 डिग्री पे था, एक सॉसर में रख के 8 डिग्री पे रख दो। अब 8 डिग्री कहाँ पे जाओगे लेने के लिए? तो फ्रीजर में से निकाल के फ्रिज में रख दो तो भी चलेगा, 0 to 5 तो होगा उधर।
तो वहाँ पे रखोगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पिघल जाएगा, क्योंकि ये 0 तक ही सॉलिड रहता है। 0 में भी वो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है, आपको पता नहीं है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन है दोस्तों। When solid and liquid are in a equilibrium state, that is called the freezing point. तो यहाँ पे वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, खुद होगा ना, लिक्विड बनेगा। तो भाई आइस एट दिस, तो इसके लिए आपको डेल्टा जी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। रेडी हो, यहाँ तक रखते हैं। आइस क्यूब is melting at the room temperature. This reaction belongs to which law? भाई हम ये बोल सकते हैं कि आइस का क्यूब है वो मेल्ट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो वो आई थिंक आपका एंट्रोपी या फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इट इज़ अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, क्योंकि आपका 0th लॉ इट इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम। वो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, यस, कि वो सब सरफेस के कांटेक्ट में आने चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। थर्ड लॉ तो अभी आप लोगों को फाइंड करना है। रखते हैं यहाँ तक दोस्तों, वापस वही क्वेश्चन आया, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड है ना, तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।